हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2026 के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू दोनों तरीके की प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब क्योंकि आपका एग्जाम पास में आ गया है, तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको रिवीजन पे भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिवीजन किए रहेंगे, अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स को भी एक बार क्विक रिवीजन किए रहेंगे, तो उससे रिलेट करके भी प्रश्न बनेगा ना आपके एग्जाम में, तो आप इजीली करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए साइंस की हम प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चला रहे हैं, जहाँ पे हम प्रश्नों की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ रिवीजन भी कर रहे हैं। जैसे आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, पोषण से है, न्यूट्रिशन टॉपिक से है। अब न्यूट्रिशन में आते क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी आता है, फैट भी आता है, विटामिन भी आता है और प्रोटीन भी आता है। तो हम प्रश्न तो पढ़ेंगे ही, लेकिन प्रश्न के साथ साथ थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ लेंगे, फैट और विटामिन और प्रोटीन के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही है ना, अंतिम प्रहार रिवीजन चल रहा है आपका। अब एग्जाम पास में है तो आप ये क्लासेस जरूर देखिएगा, इससे आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी रहेगा, ताकि रिलेट करके भी प्रश्न बने, आसपास से कोई सा भी प्रश्न उठता है तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, आप इनको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लासेस अपलोड की जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। शरीर वर्धक भोजन के रूप में किस प्रकार के भोजन को वर्गीकृत किया गया है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड और प्रोटीन। बताइए, यहाँ पे शरीर वर्धक बोला है, यानी जो ग्रोथ करे, मरम्मत करे। तो बताइए, ग्रोथ और मरम्मत कौन करता है? क्या कार्बोहाइड्रेट करता है? ये ऊर्जा देने का काम करता है, वसा भी ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन ये शरीर में जो टूटे फूटे ऑर्गन होते हैं उनकी मरम्मत करने का काम नहीं करता है। तो वर्धक भोजन के रूप में किसको माना गया है, किसको कहा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये टूटे फूटे ऑर्गन के बॉडी में कोई भी चोट लग गई है तो उनको रिकवर करने का काम करता है, उसकी मरम्मत करने का काम करता है, इसीलिए इसको शरीर वर्धक भोजन के रूप में कहा गया है। बाकी विटामिन ये ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन ये प्रतिरक्षा का काम करता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम थोड़ा सा फैक्ट इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है यानी वसा क्या होता है, प्रोटीन और विटामिन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा हमको मिलती है तो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमको प्रोवाइड की जाती है। और दैनिक आवश्यकता में हमको कार्बोहाइड्रेट लेना कितना चाहिए? तो लगभग 350 से लेके 500 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट हमको पर डे कंज्यूम करना चाहिए, यानी इतनी डेली की आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ तो लिया कि कार्बोहाइड्रेट बना किससे किससे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, जिसमें कार्बन की मात्रा 1, यानी ये रेशियो दिया है, अनुपात दिया है कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 होगा और ऑक्सीजन भी कितना होगा? 1 होगा। यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलके बने यौगिक को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट भी देता है। तो सबसे ज़्यादा देता है तो कितना देता है? तो मान लीजिए कि लगभग लगभग 55 से 65, कहीं कहीं पे 60 से 70 भी इसको कहा जाता है। तो आप इसके राउंड ऑफ वैल्यू याद रखिएगा कि 55 से लेकर 65% तक जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का पहला सोर्स होता है, और सबसे जो ज़्यादा एनर्जी होती है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट होता कहाँ कहाँ पे है, यानी कौन सी ऐसी हम चीज़ खाएं कि हमको एनर्जी मिलेगी? तो अगर आप गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ का आटा, रोटी खा रहे हैं, आपको उससे एनर्जी मिलेगी, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जौ खा रहे हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्का खा रहे हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल खा रहे हैं आप, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद, आलू, कोई भी चीज़ें खा रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता ही होता है। जैसे केला हो गया, गुड़ हो गया, गन्ना, शकरकंद, तो इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोटीन पे।
अब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है, यानी इसको निर्माणकारी पदार्थ भी बोला जाता है। और यही हमने अभी पढ़ा भी प्रश्न में कि इसको क्या बोला जाता है, निर्माणकारी क्या बोला जाता है, निर्माणकारी पदार्थ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, टूटे फूटे ऑर्गन को रिकवर करने का काम करता है, मरम्मत करने का काम करता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है ये कार्बोहाइड्रेट जैसे सरल नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और नाइट्रोजनस पदार्थ होता है, यानी जो प्रोटीन होगा ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पद से मिलकर नहीं बना होता है। इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। यानी प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है, अमीनो एसिड का बहुलक होता है। क्या होता है, अमीनो एसिड का बहुलक होता है, यानी बहुत सारे जब अमीनो एसिड मिलते हैं तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। अब जो प्रोटीन होता है ये शरीर को जितने भी आवश्यक प्रोटीन मिलते हैं ना, वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। कितने, 20 प्रकार के। अब इसमें जो 10 होते हैं, 10 कैसे होते हैं, इसेंशियल होते हैं। 10 कैसे होते हैं, इसेंशियल होते हैं, और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल से आप क्या समझते हैं, इसेंशियल मतलब क्या है कि आवश्यक अमीनो एसिड, क्या होगा, आवश्यक अमीनो एसिड। और नॉन इसेंशियल मतलब अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो आवश्यक अमीनो एसिड कैसे अमीनो एसिड होते हैं, तो ऐसे अमीनो एसिड जिनको कि भोजन के रूप में लेना जरूरी हो, यानी ये हमारे बॉडी में इनका निर्माण नहीं होता है, इनको भोजन के रूप में, सप्लीमेंट्स के रूप में लेना ही पड़ता है। तो इनको क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड। और लगभग 9 से 10 की संख्या में होते हैं। ऐसे ही 10 से 11 की संख्या में अनावश्यक अमीनो एसिड भी होते हैं। ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनका कि निर्माण हमारे बॉडी में ऑलरेडी शरीर कर रहा होता है, इसको हमको बाहर से भोजन के रूप में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसको क्या बोल देते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और प्रोटीन जो है यही अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड, जिसमें 10 लगभग इसेंशियल और 10 लगभग कैसे होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं। ये तो पता चल गया प्रोटीन के बारे में। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या पढ़ा था कि हमको लगभग 350 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे लेना चाहिए। ऐसे प्रोटीन का भी है, प्रोटीन लगभग 70 से लेकर 100 ग्राम पर डे हर व्यक्ति को प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में। अब हम आ जाते हैं फैट में। अब जो फैट है बेचारा ये तुरंत एनर्जी नहीं देता है, लेकिन ये स्टोर फॉर्म में रहता है, बॉडी में स्टोर रहेगा, संचित रह के ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। लेकिन फैट से एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, हर वक्त नहीं मिलती है, ज़रूरत पड़ने पे मिलती है, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब बहुत ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा मिलती है, तो 1 ग्राम फैट से लगभग 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्त होती है। कितनी, 9.2 किलो कैलोरी। अब हमको पर डे फैट कंज्यूम कितना करना चाहिए, क्योंकि हमने प्रोटीन भी देख लिया और कार्बोहाइड्रेट भी देख लिया कि कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। ऐसे ही फैट लगभग 1 से लेके 70 ग्राम फैट। अब ये वर्क के अकॉर्डिंग, जो 70 ग्राम फैट लेते हैं ना वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तब जाके 70 ग्राम फैट लेते हैं। तो हमको पर डे 1 ग्राम से लेके 70 ग्राम तक फैट लेनी चाहिए, पर ये वर्क के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिले तब प्रोटीन बना। ऐसे ही जो फैट होता है ये फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड, जिसको वसीय अम्ल भी कहा जाता है। तो जब बहुत सारे फैटी एसिड मिलते हैं ना तो क्या बनाते हैं, फैट का निर्माण करते हैं। इसीलिए फैट को हम क्या बोलते हैं, कि फैटी एसिड का क्या होता है, पॉलीमर होता है या बहुलक होता है। अब जैसे जो प्रोटीन था 2 प्रकार का होता था ना, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, वैसे फैट भी 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है, HDL हाई डेंसिटी वाले जो लिपिड होते हैं, और LDL हाई लो डेंसिटी वाले लिपिड, यानी उच्च घनत्व वाले लिपिड और निम्न घनत्व वाले लिपिड, ये 2 प्रकार के फैट होते हैं। अब जो LDL होता है ये बॉडी के लिए, HDL जो होता है ये बॉडी के लिए उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, बोल सकते हैं कि क्या करता है, बॉडी को लाभ देता है, यानी बेनिफिट ही देता है। इसके कारण जो नसें होती हैं, नसों में ब्लॉकेज नहीं होता है। ठीक है, इनके कारण नसों में ब्लॉकेज नहीं होता। लेकिन जो LDL होता है इसको इसीलिए क्या बोला जाता है, LDL को बिडो लिपिड बोला जाता है, बिडो फैट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल करता है, बहुत ज़्यादा हार्म होता है हमारी बॉडी के लिए। जो हार्ट की जो वाहिनियाँ होती हैं, नसें होती हैं, उनको ये ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आता है,
है, इसीलिए इसको बिडो फैट या बिडो लिपिड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो फैट क्या होता है, स्टोर फॉर्म में एनर्जी देता है। 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम फैट से मिलती है। 1 से लेकर 70 ग्राम फैट पर डे कंज्यूम करना चाहिए। फैटी एसिड से मिल के बना होता है और 2 प्रकार का होता है, HDL और LDL। अब आ जाते हैं विटामिन पे। अब जो विटामिन होते हैं, विटामिन बेचारे ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि ना ऊर्जा देते हैं, ये ऊर्जा भी नहीं देते हैं, लेकिन ऊर्जा भले ही नहीं देते, ये क्या करते हैं, बॉडी को सुरक्षा देने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अच्छे से सुचारू रूप से करने के लिए ये क्या करते हैं, विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो विटामिन होते हैं ये ह्यूमन्स बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी बहुत अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन विटामिन क्या करते हैं, रोगों से सुरक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में विटामिन का पाचन नहीं होता है, बिल्कुल भी, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी में विटामिन का पाचन नहीं होता है। और जब भी हम भोजन, जैसे कोई भी फूड है ना, ठंडा हो गया है, और जब भी हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें जो विटामिन होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तुरंत ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जो विटामिन होते हैं ये भी घुलनशीलता के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल, क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में कौन कौन से आ जाते हैं, A, D, E, K। ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है पूरा, और विटामिन सी, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि ऊर्जा नहीं देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं और बॉडी को रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं, और बहुत ही कम अमाउंट में स्रावित होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, प्रोटीन बस। लेकिन हमने इस प्रश्न से पढ़ा क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ लिया, वसा भी पढ़ लिया, प्रोटीन भी पढ़ लिया, विटामिन भी पढ़ लिया, और लिपिड के बारे में भी पढ़ लिया। यानी एक प्रश्न से 4 से 5 टॉपिक का आपका रिवीजन यहाँ पे हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सैकेरम बर्बरी मूल रूप से कहाँ उगाया गया था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। बताइए सैकेरम बर्बरी मूल रूप से कहाँ उगाया गया था, तो ये उगाया गया था उत्तर भारत में। कहाँ पे, उत्तर भारत में। लेकिन सैकेरम बर्बरी है क्या, तो ये एक रूप से गन्ने की एक प्रजाति है। क्या होती है सैकेरम बर्बरी, ये गन्ने की एक प्रजाति होती है जो कि मूल रूप से उत्तर भारत में उगाई जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का रंग भूरा क्यों होता है, PYQ है, समुद्र के पानी के साथ प्रतिक्रिया के कारण, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण, बालू के रंग के कारण, क्योंकि सोडियम भूरे रंग का होता है इसलिए। जो हम सेंधा नमक बोलते हैं ना, व्रत में सेंधा नमक का यूज करना चाहिए। तो सेंधा नमक में ये जो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है, भूरा रंग होता है, ये किसके कारण होता है, तो जो सेंधा नमक में भूरा रंग होता है ना, ये इसमें अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती हैं, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो रॉक सॉल्ट होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा भूरे रंग का होता है। अब इसमें कई प्रकार के खनिज की अशुद्धियाँ होती हैं, और इसमें मेनली आयरन पाया जाता है। आयरन के प्रेजेंस के कारण ही यह इसका रंग जो होता है हल्का भूरे रंग का होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैट डैश एक डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन एक संक्रमण धातु नहीं है, टाइटेनियम, वेनेडियम, कैडमियम या फिर कोबाल्ट। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके पहले आप इसका करेक्ट आंसर बताने के पहले आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए, एक डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं और दूसरा संक्रमण धातु कौन सी होती है। जब संक्रमण धातु पता होगी तभी ना आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए संक्रमण धातु क्या होती है, इसको ट्रांजिशन मेटल इंग्लिश में कहा जाता है। तो संक्रमण धातु वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु या फिर उनके जो आयंस होते हैं ना, वो आयंस भरे तो रहते हैं डी ब्लॉक में, यानी जाते तो हैं डी ब्लॉक में, लेकिन जो इनका डी ब्लॉक होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है। कैसा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, पूरी तरीके से भरा नहीं होता है। तो उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। यानी संक्रमण धातुएं वो धातुएं होती हैं जिनके एटम्स जो परमाणु होते हैं वो डी ब्लॉक में तो जाते हैं, डी ब्लॉक में तो भरे रहते हैं, तभी वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे।
पाएंगे लेकिन आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण धातु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सारे संक्रमण धातु होते हैं, यानी इनके जो आयंस हैं, परमाणु हैं, वो डी ब्लॉक में तो रहते हैं लेकिन आंशिक रूप से भरे होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व भी वही होते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रहें, डी ब्लॉक में भरे रहें। अब जो डी ब्लॉक का तत्व होता है वो भी 4 श्रेणी में बटा रहता है। एक होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, दूसरा है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ऐसे तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। 4 संक्रमण श्रेणियों के बारे में, 4 संक्रमण श्रेणियों में ये बटे होते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम भी संक्रमण धातु होती है क्योंकि इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ब्लॉक में जाते तो हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं भरे रहते। वेनेडियम भी संक्रमण धातु होती है, कोबाल्ट भी होता है, लेकिन कैडमियम संक्रमण धातु नहीं होती है, इसका जो डी ब्लॉक होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली भरा होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण भी होते हैं। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होंगे वो बहुत ज़्यादा कठोर होंगे, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं और आघात वर्धनीय भी होते हैं। कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय होंगे और आघात वर्धनीय के साथ साथ उनमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है और वो सुचालक भी होते हैं। ऊष्मा और विद्युत दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। कैसे होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय यानी उनको पतले चादर के रूप में पीट के बदला जा सकता है, तन्य यानी उनको खींच के तार के रूप में बनाया जा सकता है और सुचालक होते हैं ऊष्मा और विद्युत दोनों के। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक के भौतिक कारक की श्रेणी में आता है। भौतिक और रासायनिक 2 कारक होते हैं ना, तो भौतिक कारक की श्रेणी में कौन सा आता है, पत्थर, प्रोटीन, अपघटक या फिर वायुताप। सबसे पहले बताइए कि अजैविक घटक क्या होते हैं। तो अजैविक घटक वो घटक होते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र के वो कॉम्पोनेंट या फैक्टर होते हैं जो कि निर्जीव होते हैं यानी जीवित नहीं होते हैं। तो अब बताइए निर्जीव क्या क्या होगा, फैट भी निर्जीव होगा कि नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी निर्जीव होगा, प्रोटीन भी निर्जीव होगा, ताप यानी टेम्परेचर भी निर्जीव होगा, एयर जो है एयर भी निर्जीव होगा, सनलाइट भी निर्जीव होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या हो जाती हैं, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अपघटक डिकम्पोजर होते हैं ये वायरस बैक्टीरिया होते हैं, तो ये तो जैविक घटक में आ जाएंगे। लेकिन वायुताप क्या होता है, अजैविक घटक में आता है, लेकिन अजैविक घटक के ये रासायनिक कारक में आता है, केमिकल फैक्टर में आता है, भौतिक फैक्टर में नहीं आता है। प्रोटीन भी ये है तो अजैविक घटक, ये है अजैविक घटक, लेकिन किस में आता है, केमिकल फैक्टर में आता है, पत्थर को छोड़ के। जो पत्थर होता है ना, एक तो ये अजैव होता है यानी निर्जीव होता है, दूसरा ये अजैव घटक के भौतिक कारक की श्रेणी में आता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच एक निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है, इससे डैश डैश प्रणाली बनती है, बंजर लेकिन स्थिर, गतिशील लेकिन स्थिर, स्थिर लेकिन अस्थिर, बंजर और अस्थिर। बताइए कैसी प्रणाली का निर्माण होता है जैव और अजैव घटक के अंतःक्रिया से। तो देखिए वायुमंडल में दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं, जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक यानी जीवित चीज़ें भी होती हैं और निर्जीव पदार्थ भी होते हैं। तो जीव मंडल बायोस्फीयर में जब जीवित चीज़ें और निर्जीव दोनों यानी जैविक और अजैविक जब दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तो इस क्रिया से क्या होता है, परिवर्तन होते हैं। और जब ये जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करते हैं तो जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो इस परिवर्तन के कारण इसको क्या बोला जाता है कि ये गतिशील है। कैसी प्रणाली है, गतिशील प्रणाली यानी डायनेमिक प्रणाली है। लेकिन जैविक और अजैविक की क्रिया से जो बैलेंस बना रहता है वातावरण का, जो संतुलन बना रहता है, संतुलन के कारण इसको क्या बोला जाता है, स्थिर बोला जाता है। तो जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटक के बीच जो एक निरंतर क्रिया चलती रहती है, इससे जो प्रणाली बनती है वो कैसी बनती है, गतिशील बनती है और साथ ही साथ स्थिर प्रणाली का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी, मीथेन थी, नाइट्रस ऑक्साइड थी, मिथाइल आइसोसाइनेट थी या फिर साइनोजन थी। बताइए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस मुक्त हुई थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी या मुक्त हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतरा अणु रिक्त स्थान सबसे कम डैश में होता है, पानी में, वाष्प में, बर्फ में या फिर इनमें से किसी में नहीं।
इनमें से सभी में। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये पदार्थ की अवस्थाओं से प्रश्न है, तो मेनली जो पदार्थ की अवस्था होती हैं कितनी होती हैं, तीन। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैसियस। तीन अवस्थाएं होती हैं मेनली पदार्थ की। बाकी प्लाज्मा और बीईसी दो और अतिरिक्त खोजी गई अवस्थाएं हैं, लेकिन मेनली तीन अवस्थाएं होती हैं। अब तीनों अवस्था की कंडीशन क्या होती है, जो सॉलिड होते हैं इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं। लिक्विड जो होते हैं इनके पार्टिकल्स सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर रहते हैं, लेकिन गैसियस के पार्टिकल्स बिल्कुल बहुत काफ़ी दूर दूर रहते हैं। इनके बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट में जो रिक्त स्थान होता है पार्टिकल के बीच में, जिसको बोला जाता है अंतर आणविक रिक्त स्थान, तो ये क्या होता है, बहुत कम होता है। सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है। फिर उससे ज़्यादा किस में होता है, लिक्विड। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है गैसियस स्टेट में। सबसे ज़्यादा अंतर आणविक रिक्त स्थान किसमें होगा, गैसियस स्टेट। अंतर आणविक रिक्त स्थान से मतलब क्या समझते हैं कि इनके अणुओं के बीच में गैप कितना है। तो सॉलिड जो होते हैं इसके अणुओं के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, लेकिन गैसियस में बहुत ज़्यादा गैप होता है। इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसके बीच में अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम किसमें होगा, सॉलिड। तो यहाँ पे सॉलिड क्या है, बर्फ, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है लिक्विड, लिक्विड क्या है, पानी। फिर उसके बाद आ जाएगा गैस, और गैस क्या है, भाप। अब अंतर आणविक रिक्त स्थान तो हो गया, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जिसको IMF बोला जाता है, यानी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगा, सॉलिड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को बिल्कुल खींच के रखते हैं, जिससे इनके बीच में स्पेस नहीं रहता। उसके बाद किसमें आ जाएगा, इससे कम किसमें होता है, लिक्विड में। और सबसे कम जो अंतर आणविक इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, यानी अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, सबसे कम किसमें होता है, तो सबसे कम होता है गैसेस में। किसमें होता है, सबसे कम गैसेस स्टेट में होता है। ऐसे ही जो सॉलिड होते हैं इनका घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का बीचों बीच में रहता है, इससे ज़्यादा रहता है गैसेस से, और सॉलिड से क्या रहता है, कम रहता है। और जो गैसेस होते हैं इनका घनत्व तो सबसे कम होता है। गैसेस जो स्टेट में जो भी पदार्थ होते हैं तो इनका घनत्व तो क्या होता है, सबसे कम रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप जरूर याद रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी डैश है, ह्यूमरस, स्टेपिस, फीमर और रेडियो अल्ना। बताइए, रेडियस अल्ना इसको बोला जाता है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी, तो सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की कौन सी होती है, फीमर, जो कि होती है जांघ की हड्डी। कहाँ की होती है, जांघ की हड्डी होती है, सबसे लंबी भी होती है और सबसे मजबूत भी होती है। दोनों चीज़ याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होगी, फीमर हो जाएगी। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी हो जाती है स्टेपिस, जो कि कान की एक हड्डी होती है। ठीक है, ये सबसे छोटी हड्डी हो जाती है। अब सबसे बड़ी अगर ग्लैंड की बात की जाए, ग्रंथ की बात की जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, यकृत यानी लीवर होती है। और सबसे छोटी ग्रंथि, यहीं पे सबसे छोटी ग्लैंड की बात की जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, पीनियल। इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अगर आंतरिक ऑर्गन बोला पूछा जाए कि सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंग कौन सा होता है, आंतरिक अंग सबसे बड़ा, यहाँ पे बड़ा की बात हो रही, तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, लीवर होता है। लेकिन अगर सबसे बड़ा अंग की बात की जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यहाँ पे आंतरिक अंग नहीं लगा है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, त्वचा यानी स्किन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, बताइए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, तो वहाँ पे आंसर क्या बनेगा, छोटी में आंसर क्या बनेगा, स्पर्म। क्या बनेगा, स्पर्म। जो स्पर्म की कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका हो जाती है। और वहीं पे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो लंबी कोशिका में कौन सी आ जाएगी, तंत्रिका कोशिका आ जाएगी। कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका आ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप जरूर नोट करके रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? सोडियम क्लोराइड, सोना, महासागर जल या फिर ऑक्सीजन। पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसकी संरचना बिल्कुल फिक्स हो। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी संरचना फिक्स नहीं होती है? तो देखिए, जो सोडियम क्लोराइड होता है ये बिल्कुल प्योर कंपाउंड होता है, यानी शुद्ध यौगिक होता है। ये क्या होता है? प्योर कंपाउंड होता है कि नहीं होता? शुद्ध यौगिक होता है। सोना भी एक प्रकार का तत्व है, और ऑक्सीजन भी क्या है? एक प्रकार का तत्व है। लेकिन जो महासागर का जल होता है, यानी समुद्र का जो जल होता है, इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। जैसे नमक पाया जाता है, नमक के अलावा बहुत सारे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। इसमें मिली होती है बहुत सारी, इसमें गैस भी मिली होती है। इसलिए ये क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? मिक्सचर होता है, यानी मिश्रण होता है। ये शुद्ध सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ नहीं होता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोडोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः डैश कहा जाता है? हरी शैवाल, काला शैवाल, सफ़ेद शैवाल या फिर लाल शैवाल। रोडोफाइसी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, तीन तरीके के मेनली शैवाल होते हैं। एक होता है क्लोरोफाइसी। क्या होता है? क्लोरोफाइसी होता है। दूसरा होता है फियोफाइसी। क्या होता है? फाइसी। और तीसरा होता है रोडोफाइसी। तीन प्रकार के मेनली शैवाल होते हैं। जो क्लोरोफाइसी होता है, इसको हम हरे शैवाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरे शैवाल। हरे शैवाल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इसमें एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो कि इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। वहीं पे जो फियोफाइसी होता है, इसको हम भूरा शैवाल के नाम से जानते हैं। भूरा शैवाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भी एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन। क्या बोला जाता है? फ्यूकोजेंथिन बोला जाता है। तो फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि इसको भूरा रंग प्रोवाइड कराता है। वहीं पे जो रोडोफाइसी होता है, इसको हम लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। और लाल शैवाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भी एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन। क्या बोला जाता है? फाइकोएरिथ्रिन कहा जाता है। और फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट के कारण इसका रंग लाल कलर का होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते समय एक कण का वेग अपने औसत स्थान पर डैश होता है? अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, अनंत होता है, शून्य होता है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये बताइए, सरल आवर्त गति होती क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको SHM कहा जाता है, ये क्या होता है? तो जैसे कोई भी वस्तु है जो अपने मीन पोजीशन के मध्य स्थित के इर्द गिर्द घूमे, तो उसको क्या बोला जाता है? सरल आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है, जैसे पेंडुलम है, ये क्या होता है? अपने मध्य पोजीशन के इधर जाता है, फिर लौटेगा, फिर कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। अब ये क्या होता है? ये मीन पोजीशन होता है, मध्य स्थित होती है, मीन पोजीशन होता है। और ये क्या होता है? चरम स्थिति होती है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन या चरम स्थिति होती है। अब देखिए, इन दोनों स्थिति में क्या होता है? तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब इसको क्या करेंगे? ये मध्य पोजीशन से हम इधर डायरेक्शन में खींचे। किस डायरेक्शन में खींचे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए इस डायरेक्शन में खींचते हैं तो ये जाएगा किधर? इधर जाएगा। अब जब अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाएगा, यानी ऐसी स्थिति जिससे ये आगे नहीं जा सकता, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका जो वेग होगा, वेग क्या हो जाएगा? जीरो। अब इससे आगे जाने की उसकी शक्ति नहीं है। तो यानी कब शक्ति नहीं होगी? जब उसका वेग जीरो होगा। तो जब वेग जीरो हो जाएगा तो ये वापस से क्या हो जाएगा? गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और मीन पोजीशन तक आते आते, मध्य स्थिति तक आते आते इसका जो वेग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। उसके बाद जब फिर ये ऊपर जाएगा तो इसका वेग घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और जब चरम स्थिति पे पहुंचेगा तो फिर से इसका वेग क्या हो जाएगा? जीरो। और जहाँ जीरो होगा तो फिर से गिरना स्टार्ट हो जाएगा और मध्य स्थिति पे इसका वेग अधिकतम हो जाएगा। तो यही तो यहाँ पे पूछा है कि सरल आवर्त गति करते समय एक कण का वेग अपने औसत स्थान, यानी जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर कैसा होता है? न्यूनतम होता है क्या? अनंत होता है क्या? जीरो। जीरो चरम स्थिति में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिकतम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कौन सा अंग है? एक्सोक्राइन है, एंडोसीन है, एटाफिस्टिक है या फिर अवशेषी अंग है? तो ये तो सभी को पता है कि जो बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। और ये क्या होता है? एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग है। इसका अब ह्यूमंस में कोई भी यूज नहीं हो गया, इसलिए ये अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन तंत्रिका कोशिकाओं को पोषित करता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी तथा विटामिन डी। बताइए तंत्रिका कोशिकाओं को कौन पोषित करता है? तो देखिए जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए का काम क्या है? विटामिन ए का काम ये है, ये आँखों की रोशनी को तेज करता है, ये आँख की रोशनी से संबंधित होता है। इसीलिए विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। और कौन सा हो जाएगा? एक और फेमस रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। क्या बोला जाता है? जीरोफ्थैल्मिया बोला जाता है। क्योंकि विटामिन ए ये आँख से संबंधित है, इसीलिए इसकी कमी से रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाएगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया किस में जाता है? तो गाजर में पाया जाता है, या फिर जितने भी ऑरेंजेस जो चीज़ें होती हैं ना, जो कि गाजरी कलर की ऑरेंजेस होती हैं, उन सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और गोल्डन राइस जो होता है ना, जिसको ब्राउन राइस या गोल्डन राइस, हाँ गोल्डन राइस मेनली बोलते हैं, गोल्डन राइस में भी विटामिन ए काफ़ी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और जो विटामिन सी है ना, जितने भी सिट्रस फल हैं, यानी जितने भी खट्टे फल हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। चाहे आंवला हो, चाहे आंवला में तो काफ़ी अच्छे मात्रा में पाया जाता है, ग्रीन चिली में भी पाया जाता है, नींबू है, संतरा है, इमली है, जितनी भी खट्टे चीज़ें हैं, जितने भी खट्टे फल हैं, उसमें विटामिन सी अच्छे सोर्स में पाया जाता है, अच्छे रूप में पाया जाता है। और जितने भी पीले फल हैं, इनमें भी विटामिन सी अच्छे से पाया जाता है। बाकी विटामिन सी का काम क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ये एक ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, यानी ये क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और किसी चीज़ को खराब होने से बचाता है। इसीलिए जब भी विटामिन सी की कमी हो जाएगी ना, तो कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, जिसमें दांत कमजोर होते हैं और मसूड़े खराब हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आती है। अगला आ जाते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी को नाम से जाना जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अब जो विटामिन डी होता है, इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सनलाइट में ये बनता है। जब भी हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उससे विटामिन डी अच्छे मात्रा में बनता है, इसीलिए इसको धूप का विटामिन भी कहा जाता है। अब विटामिन डी क्या करता है? बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। तो जब भी विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोला जाता है? रिकेट्स। ये मेनली किस में होता है? बच्चों में होता है, जिससे बच्चों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और एक और रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोला जाता है? एक मिनट, बोला जाता है ऑस्टियोमलेशिया। अब जो ये ऑस्टियोमलेशिया होता है, ये बड़ों में होता है, बच्चों में नहीं होता, जिससे वयस्कों की जो हड्डियां होती हैं भंगुर हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। लेकिन जो विटामिन B6 होता है, विटामिन B6 क्या करता है? ये तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण देने का काम करता है, उनको पोषित करने का काम करता है। और विटामिन B6 को जाना किस नाम से जाना जाता है? आप ये बताइए। तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छता का अंग है? विज्ञान, स्वास्थ्य, कंडीशनिंग या फिर स्वच्छता? बताइए स्वच्छता का अंग क्या है? तो स्वच्छता का अंग क्या होगा? स्वच्छता होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमने प्रश्नों को तो जो कंप्लीट किया, यानी प्रश्नों की जो प्रैक्टिस की तो की, उसके अलावा हमने बहुत सारा रिवीजन किया है। जैसे पूरा लगभग आपका पोषण टॉपिक यहाँ से रिवाइज हो गया, चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, खनिज लवण हो, विटामिन हो, पूरा रिवीजन यहाँ से हो गया है। हमने थोड़ा सा मोशन के बारे में भी पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह ये क्या होते हैं, हमने इनके बारे में भी पढ़ा है। और उसके अलावा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और साथ ही साथ हम कुछ वन लाइनर फैक्ट को भी कवर किए हैं, जिनसे कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आपका प्रश्नों की प्रैक्टिस तो होगी ही, साथ ही साथ रिवीजन भी आपका चलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई क्लासेस अपलोड की जाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।